एक बार जावा में क्या होता है, जैसे हम कोई भी प्रोग्राम सर करते हैं, राइट? हेलो। हेलो सर, यस। बोल रहा हूँ सर, इंटरफेस वाले में सर जो आपने बताया था सर, तो नहीं हो रहा है, वो रन ही नहीं हो रहा। जो भी प्रोग्राम सर गलत नहीं रहता तब भी रन। अच्छा अच्छा, जो आप बोल रहे थे कि हाँ हाँ हाँ, मैंने भेजा था सर आपको स्क्रीन सर। अच्छा ठीक है, ऊपर आपका वाला सर। एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं आज का पार्ट, ओके फिर सर। आप एक बार स्क्रीन शेयर करना, फिर देखते हैं आपके मशीन पे। ठीक है। ओके ओके। ओ ओके। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, अगर जावा में कहीं पे कुछ इशू आता है, ओके, जब प्रोग्राम रन होता है तो बैकएंड में कुछ कैलकुलेशन होते रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने किसी नंबर को डिवाइड से 0 से डिवाइड किया, तो ये अरिथमेटिक में इन्फिनिटी प्रोवाइड करता है, ओके। इसका आंसर इन्फिनिटी होता है, और हमारा ऐसे कुछ जावा में है नहीं कि वो इन्फिनिटी स्टोर कर सके। तो वहाँ पे कुछ फिर क्या होता है, ऐसे सिनेरियो जब होते हैं जहाँ पे जावा को कन्फ्यूजन होता है, ओके, तो उस केस में वो एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं कि ये वाला प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यू सही नहीं आ रही, ओके। तो एक एक जो हम अभी देख रहे हैं वो रन टाइम एक्सेप्शन है, क्योंकि ये नॉर्मली जब हम कंपाइल करते हैं तो जावा यहाँ पे कुछ हमें एरर नहीं दिखाता है, ओके। तो ये वाले जो एरर्स होते हैं वो रन टाइम आते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 0 से डिवाइड होगा, ये पता नहीं होता, मतलब ये जब कंपाइल होता है प्रोग्राम तब ये देखता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे अगर हमारे पास एक एरे है जो इसमें 3 एलिमेंट्स है, ओके, और हम फिफ्थ एलिमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली फिफ्थ हमने डाला है, बट अगर किसी ने ऐसे डाला कि यहाँ पे इंटीजर b इक्वल टू 5, ओके, और यहाँ पे 5 डाल दिया, तो उस ऐसे वाले केस में कंपाइलर जब कंपाइल होता है प्रोग्राम, जब जावा फाइल बनती है हमारी क्लास फाइल, तब ये वाले एरर्स सामने नहीं आते हैं। तो ये वाले एरर कब सामने आते हैं, जब प्रोग्राम रन होता है, ओके। वो क्या ट्राई करेगा, 10 डिवाइड बाय 0, तो ये एक्चुअल इन्फिनिटी नंबर है, ओके। तो ये क्या होगा, ये स्टोर नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, एक एक्सेप्शन फिर क्या करते हैं ऐसे केस में, जो प्रोग्राम लिखी होती है वो ऐसे करते हैं कि वहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट होने के लिए कुछ एरर दे देते हैं, ओके। यूजर को समझना चाहिए कि यहाँ पे ये इशू आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगा देते, तो आपने देखा था कि अभी के लिए ये वाला प्रोग्राम कमेंट कर देता हूँ। अगर हम इसको रन करते हैं तो जावा क्या करता है, लाइन नंबर 13 देखो यहाँ पे नीचे, लाइन नंबर 13 पे एक प्रॉब्लम है। क्या है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। मेन नाम का क्लास है हमारा, सॉरी फंक्शन है, और उसमें ये वाली एक्सेप्शन आ रही है, जावा लैंड डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये जावा जो लैंग्वेज जो पैकेज होता है ना, ये जावा के इनबिल्ट फाइल्स होती हैं, ओके। जावा में एक लैंग करके एक पैकेज होता है जहाँ पे ज़्यादा करके प्रोग्रामिंग जावा की लिखी होती है, और उसमें अरिथमेटिक एक्सेप्शन उन्होंने लिखा है कि ये जो एरर है रिलेटेड टू अरिथमेटिक है, ओके। जैसे 0 से डिवाइड किया, ये कुछ मैथमेटिक्स के रिलेटेड है, राइट? तो उन्होंने ये क्या करते हैं, फिर ये पॉसिबल जो एरर मैसेज होता है कि यूजर को समझ में आए, वैसे ये हमें भेजते हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, उसमें भी डिवाइड बाय 0 करके, लाइक डिवाइड का साइन है यहाँ पे, डिवाइड बाय 0, और ये कहाँ पे आता है, एट ये वाला फाइल नेम, आपका क्लास नेम, ये उसमें मेन मेथड, और उसमें लाइन नंबर 13, ओके। तो ऐसे अगर प्रोग्राम में जब आता है एरर, तब आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, आपका बाकी का कुछ भी नहीं चलता, ओके। तो उस वाले सिनेरियोस हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं। तो वो ट्राई कैच क्या करता है, अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो उसको फिर
प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं करता है, वहां से जहां पे भी कैच लिखा होगा, यहाँ से यहाँ पे वो थ्रो हो जाता है। ओके, इसको इम्प्लिसिट थ्रो बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आया, उसने डायरेक्टली ये सब स्किप हो जाता है फिर उसके बाद, और डायरेक्टली कैच पे चला जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो हमने एक्सेप्शन दिखाया कैसे, ये वाला स्टेटमेंट लगाया, गॉट एन एक्सेप्शन, और जो भी एक्सेप्शन हमने कैच किया था यहाँ पे एक्सेप्शन, वो ई में आ जाता है। यहाँ पे जो भी वेरिएबल लिखोगे उसमें आ जाता है, फिर हमने वो प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ओके, और हमने देखा था फाइनली जो ब्लॉक होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा तो कैश में जाएगा, राइट। अगर नहीं आता है तो नॉर्मली ट्राई वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कैश में कुछ भी नहीं जाएगा, और फिर फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है, ट्राई कैच फाइनली। और उसके बाद हमने ये लिखा था। अभी अगर मैं ये वाला एक्सेप्शन निकाल देता हूँ, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एरे था और एरे के एलिमेंट के बाहर वाला एलिमेंट एक्सेस करने को ट्राई किया। तो यहाँ पे फिर उसने क्या दिया, जावा डॉट लैंग्वेजेस में ही एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्या है, आपका एरे था और एरे के इंडेक्स के बाहर आप एक्सेस करने को ट्राई कर रहे हो। आपने क्या ट्राई किया, इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड ऑफ लेंथ 3, इसका लेंथ 3 ही है, 0 1 2, और अपने ये वाला ट्राई किया। तो ऐसे केस में ये वाला एक्सेप्शन आता है। ओके, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, फिर हमने देखा था कि हम खुद से भी कुछ एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो किया, बट ये अरिथमेटिक नहीं है, जैसे ये कुछ अलग ही एक्सेप्शन है। ओके, मैं इसको खुद का नाम दे सकता हूँ क्या, ओके। अगर हमें ये नाम देना है तो ये क्लास क्रिएट करना होता है, बट यहाँ पे देखते हैं। ओके, हम जो जो हमारे पास कुछ सेट ऑफ एक्सेप्शन होते हैं वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे ये वाला भी लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, ओके, तो यहाँ पे एज की वैल्यू बड़ी थी, मैं इसको छोटी कर देता हूँ, तब वो इफ में जाएगा और हमारा ये वाला एक्सेप्शन थ्रो होगा। ओके, लैंग्वेज डॉट एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्शन पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, ऐसे टाइप में हम खुद के एक्सेप्शन दे सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब जहाँ पे भी हमें पता है कि कैलकुलेशन में इशू हो सकता है, हमारी एरे की वैल्यू गलत हो सकती है और हमें कहीं पे खुद से एक्सेप्शन देना होता है। ओके, वो सब हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। ये ट्राई वाला ब्लॉक हो गया। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है तो वो कैच में चला जाता है। तो कैच में हमें जो चाहिए वो कोड हम लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन आया तो अगले वाली स्टेप क्या होनी चाहिए। ओके, तो वैसे हम यहाँ पे वो लॉजिक लिख सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली जो होता है, हम ये ब्लॉक कंपलसरी नहीं है, जैसे मैं इसको निकाल भी देता हूँ तो भी ये प्रोग्राम सही है। ओके, तो ये आपका ऑप्शनल है। ओके, फाइनल लिखो या ना लिखो, बट आपका अगर मैं कैच का निकाल देता हूँ तो यहाँ पे एरर आना चालू हो जाता है। इंसर्ट फाइनल टू कंप्लीट अ ट्राई स्टेटमेंट, तो मैं क्या करता हूँ, कैच को निकाल देता हूँ। ओके, तो ये ऐसे भी चलता है। ओके, अगर मुझे बस कैच नहीं लिखना है तो ओनली ट्राई ब्लॉक में नहीं लिख सकता हूँ। ओके, एक तो कैच लिखना पड़ेगा, एक तो फाइनली लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास और एक होता है, जैसे हम मल्टीपल कैच भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अलग अलग एक्सेप्शन देने पड़ते हैं। जैसे एक्सेप्शन का ये सब चाइल्ड्स है, एरे एरे आउट ऑफ बाउंड, अरिथमेटिक, ये सब एक्सेप्शन के चाइल्ड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले एरे आउट ऑफ बाउंड वाला लिया। जैसे हम मल्टीपल कैच लिख सकते हैं, जितने भी हमारे अलग अलग एक्सेप्शन आते हैं उन सब के लिए एक
हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैटिक एक्सेप्शन का लिख लिया। ओके, और ये सब ना इसके चाइल्ड होते हैं। एक्सेप्शन मेन जो नॉर्मल जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास है और उसके ये सब चाइल्ड है। ओके, उसके वजह से जो भी चाइल्ड है वो ऊपर लिखने पड़ते हैं और सबसे लास्ट आप एक्सेप्शन लिख सकते हो। ये दोनों भी अगर कॉल नहीं हुए तो एक्सेप्शन बाकी के जो भी हमें पता नहीं है वो भी एक्सेप्शन कैच कर लेता है। ओके, अगर मैं इतना ही लिखता हूँ तो ये दो ही एक्सेप्शन कैच होंगे, दूसरा कोई एक्सेप्शन कैच नहीं होगा। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको ओके, अभी ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, राइट, कि जो भी एरर आता है उसको हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन लिखते हैं। अभी कैसे होता है, अभी यहाँ पे मैं एरर लिख देता हूँ। ये एरे के लिए रिलेटेड है और ये मैथ के रिलेटेड है। ओके, अगर मैथ का एरर आता है सबसे पहले तो ये क्या करेगा, इस वाले में चला जाएगा। अभी मैं इसको रन करता हूँ, अरिथमेटिक में चला गया। ओके, अगर ये इस वाले को मैं क्या करता हूँ, ऊपर ऊपर डाल देता हूँ। ओके, अभी क्या होगा, आपका एरे वाला एक्सेप्शन पहले आएगा, तो ये इसने एरे वाला ही कॉल किया, उसके बाद का कॉल नहीं किया। ओके, ऐसे टाइप में जो भी एक्सेप्शन पहले आता है वो कॉल होता है। तो एक बार इसका एक थ्योरी देख लेते हैं। जैसे क्या होता है कि व्हेन एक्सेप्शन occurs within a class or method, okay, it create a exception object and hands the result to the JVM, okay, जावा जो हमारा रन करता है उसको। जब भी कहाँ पे भी एक्सेप्शन आता है वहाँ पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ये जो उसने बनाया है ये एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ओके, एरर का। तो रन टाइम, तो ये ऐसे ऐसे नेविगेट करता है, जैसे वर्कर का क्लास हमने बनाया था और वो सर्विस के अंदर अंदर ऐसे क्लास है, तो वो बाहर के ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है। एक्चुअली इसके अभी एक्सेप्शन में दो टाइप होते हैं मेनली, एक होता है चेक्ड और होता है अनचेक्ड। ओके, तो चेक्ड एक्सेप्शन क्या होते हैं, these are exception that are checked by compiler at compile time। मतलब जब फर्स्ट हमारा प्रोग्राम रन भी नहीं होता है उसके पहले ही जो एक्सेप्शन आते हैं, ओके, वो उसको बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिंटैक्स कुछ इशू कर देता हूँ और ये प्रोग्राम रन करने का ट्राई करता हूँ, ओके, ये प्रोग्राम रन होने के पहले ही मेरा एक्सेप्शन आ गया कि अनरिजल्व कंपाइलर प्रॉब्लम, लाइन नंबर 30 पे मेरा कुछ तो भी इशू है। ओके, तो इस वाले ये क्या होता है, ये कंपाइल टाइम होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ओके, इसको अगर आपको समझना है तो हम ये जो करते हैं ना, जावा सी करते थे, तब तब ये होता है। दिस एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट। ओके, एक्सेप्शन दैट आर चेक्ड बाय कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। ओके, एंड एरर, उसके बाद एरर क्या होता है, एरर एक्सेप्शन that happen externally to your Java program। One common example, ओके, एक नॉर्मली एरर्स, कुछ एरर्स भी आते हैं, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि जावा हमारा जब रन होता है तब उसको मेमोरी उसकी फुल हो जाती है, तब टाइप में ये वाले एरर्स आते हैं। इसके और एग्जांपल होंगे, हम देखते हैं। और उसके बाद रन टाइम एक्सेप्शन होते हैं, जो जो हमारे अभी रन टाइम हमने जो देखे थे, डिवाइड बाय जीरो, वो सब, वो वो क्या है, हमारा प्रोग्राम जब रन होता है तब आते हैं, तो उनको बोलते हैं रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन आर इंटरनल टू योर एप्लीकेशन बट आर नॉट टिपिकली रिजॉल्वेबल। कुछ एग्जांपल है, जैसे एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी होते हैं, तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे।
चेक्ड एक्सेप्शन कब आता है, उसमें एक टाइप है जैसे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, ये कब आता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ प्रोग्राम R123 CA इक्वल टू, ओके, अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ, ओके, ये कुछ वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसका यहाँ पे है कि कैन नॉट बी रिजॉल्व टाइप। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्लास डॉट फॉर नेम एक ऐसे ही मेथड है, वो यूज किया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे कोई भी हमारा जो हमने कोई क्लास यूज किया होगा, जैसे मैंने सपोज कार का क्लास यूज किया है, बट मैंने गलती से कुछ अलग नाम डाल दिया। ओके, ठीक है, फिर उस टाइम ये क्या आता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है। ओके, कभी भी कोई क्लास हम एक्सेस करने से ये वाला क्लास है। ओके, अगर मैं इसको, इसकी हम कोई मेथड लिखते हैं, राइट, ऐसे करके डॉट सपोज एक कोई रन नाम की कोई मेथड है। ओके, और इसका मैं नाम गलती से कुछ अलग लिख देता हूँ, तो इसको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, ऐसे कुछ नॉट फाउंड करके ऐसे कुछ आता है फिर। ओके, इस केस में हमारा आ रहा है क्लास नॉट फाउंड। अभी क्या हो गया, आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, बट आप इसको ट्राई में लिखते हो, ट्राई कैच में, तो ये ऐसे एक्सेप्शन दे देता है आपको, मतलब आपका बाकी का प्रोग्राम रन होता है। कि उसके बाद एक इनवोकेशन टारगेट एक्सेप्शन, तो ये कब आता है, रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन एंड फंक्शनैलिटी इन द जावा एंड कुछ। ओके, ये भी ऐसे ही जब आपको कोई मेथड वगैरह प्रेजेंट नहीं मिलती है, तब तब टाइप में ये वाले आते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, और जब आप कोई मेथड कॉल करने जाते हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक डिवाइड एक मेथड है, और ओके, और यहाँ पे डू समथिंग प्राइवेट ये करके एक मेथड है। ओके, डू समथिंग प्राइवेट है, एड लाइक do something private method that does not visible to the following scenario। ओके, ये मेथड प्राइवेट मेथड है। ओके, तो ये जब हम मेथड कॉल करने को जाते हैं कभी, सी डॉट डू समथिंग प्राइवेट ऐसे, तब तब वो मेथड नॉट फाउंड करके आता है। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं वैसे,
हमने क्या देखा था, हम पहले मेथड लिखते थे, राइट। ऐसे करके हमारी कुछ अगर मेथड है और okay, ठीक है। ऐसे टाइप में ही एक्सेप्शन आ रहे हैं, एग्जैक्टली जो चाहिए वो नहीं आ रहे हैं अभी। अनरिजल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, ये अलग ही आ रहा है। ठीक है, इसको एक बार वापस से देखते हैं कि ये एक्सेप्शन कब जनरेट करते हैं। बट आपको अगर कहीं कहीं पे भी अगर आपने कुछ मेथड लिखी है और वो एक्सेस नहीं हो रहे तो आपको इस टाइप में एक्सेप्शन आ सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक होता है जो हमारा चेक्ड एक्सेप्शन में आते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने इंटीजर को नल असाइन किया है, ओके, और उसका यूज करने को ट्राई कर रहे हैं। ये एक न्यू क्लास बना लेता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे मैं इंटीजर a इक्वल टू नल लिखता हूँ। ओके, नॉर्मली हम कुछ वैल्यूज लिखते हैं, राइट। यहाँ पे इंटीजर में हम इंटीजर ही देते हैं, जैसे अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ मैं। ओके, इफ a is greater than 0, ऐसे कुछ लिखा है मैंने। एल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ in। अभी मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा क्या है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, कैन नॉट इन्वोक इन वैल्यू नल। मतलब अभी यहाँ पे उसको इंटीजर में कुछ तो भी वैल्यू एक्सपेक्टेड है, राइट, बट यहाँ पे हमने दे रखा है नल। ओके, और यहाँ पे अगर हम कुछ भी नहीं देते हैं, उसमें कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लोकल वेरिएबल में नॉट हैज बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, इसमें कुछ वैल्यू नहीं है ऐसे वो बोल रहा है। कि अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं तो ये सही से चलेगा। कि इन इफ, तो जैसे जैसे इसमें जो भी वैल्यू होती है, अब इसमें डायरेक्टली नल नहीं डाल सकते, वो बोलता है कि यहाँ पे उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है एज ए इंटीजर ऑब्जेक्ट। ओके, एज एग्जांपल आपको मतलब ये जस्ट कंसिडर करना है कि ये ऐसे टाइप में एरर आते हैं तब उसमें कुछ तो भी वैल्यू नहीं है। अगर आप कहीं पे इसको कंपेयर कर रहे हो, ओके, नंबर को, आपको ये समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नल है कुछ उसमें, तो फिर आप आपका प्रोग्राम चेक कर सकते हो कि इसमें वैल्यू क्यों नहीं गई। ओके, एरे आउट ऑफ बाउंड हमने देख लिया था कि एरे के बाहर वाला एलिमेंट हम एक्सेस करने को ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे एरे में 2 एलिमेंट डाले उन्होंने। ओके, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन एक आता है। ठीक है, ये भी ऐसे डिपेंडेंट है आपके प्रोग्रामिंग के फ्लो पे, ये कब आना चाहिए। ऐसे कुछ मेथड्स होती हैं जो
अगर किसी वेरिएबल में कुछ वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, ओके। जैसे एक एरे लिस्ट हम देखने वाले हैं, ये वाला पार्ट जब हम ये देखेंगे तब ये वाला एग्जांपल कवर करेंगे, ओके। उसके बाद क्लास कास्ट एक्सेप्शन आता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू देता हूँ, ओके, नॉर्मल जैसे जावा में ए इंटीजर है, उसमें नल नहीं जा सकता है, ये मिसमैच वाला आ गया। एग्जांपल ट्राई करते हैं। यहाँ पे वैल्यू एक लॉन्ग वैल्यू है, ओके, और हम उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है और ये वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने को ट्राई कर रहे हैं, ओके। कैन नॉट कास्ट टू लॉन्ग टू स्ट्रिंग, ये कास्टिंग के रिगार्डिंग फिर लॉन्ग को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे एरर आ गया यहाँ पे। अरिथमेटिक वाला हमने देखा था कि डिवाइड बाय जीरो ऐसे टाइप में अगर कुछ एक्सेप्शन आते हैं तो वो अरिथमेटिक के अंडर आता है। मतलब ऐसे ये भी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन है कि आपने कोई मेथड कॉल किया है और उसको आपने गलत डेटा भेज दिया, ओके। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट एलन भी एक मेथड है, ओके। अगर आपने उसको कुछ नहीं भेजा तो भी चलता है, बट आपने उसको कुछ इलीगल ऐसे कुछ भेज दिया, वो स्ट्रिंग भी नहीं है और इंटीजर भी नहीं है, ओके। तो ऐसे यहाँ पे आगे कि कैन नॉट रिजॉल्व एज ए वेरिएबल। तो आप कुछ भी करते हो, आपको कोई एरर आ जाता है, ओके, तब आप ये कंसिडर आपको देखना है कि वो कहाँ पे एरर आ रहा है, वहाँ पे आपका लाइन नंबर आता है और उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो आपको उससे पता चलता है कि आपको क्या एरर होता है और आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, ओके। तो अगर सपोज आपको ये वाला एक्सेप्शन आ रहा है, ओके, कैन नॉट कास्ट लॉन्ग टू स्ट्रिंग, ओके, आप फिर इसको क्या कर सकते हो, गूगल पे आप अगर इसको सर्च करोगे, ओके, तो आपको कोई उसके आंसर्स मिलते हैं, लोगों ने ऑलरेडी डाल रखे होते हैं कि ये इशू आता है तो क्या करना चाहिए। तो अगर एक स्टैक ओवरफ्लो की साइट है, वहाँ पे भी यहाँ पे आंसर्स मिलते हैं कि उसको ऐसे कन्वर्ट करो, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ डेटा, ओके। अगर मैं ये वाला उनका सोल्यूशन ट्राई करके देखता हूँ, ओके, अभी देखते हैं कि वो वाला एक्सेप्शन आता है क्या, ओके। अभी ये नीचे वाला एक्सेप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको सही कर देता हूँ कि ये चल गया। मतलब आपको अगर कहीं भी अभी देखो ये वाला एक्सेप्शन आ रहा है, ओके। तो एक्सेप्शन जो होता है उसको आप कॉपी करके नेट पे अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे कैन नॉट इन्वोक बिकॉज ये आप अगर कॉपी कर दोगे, ये अगर आप सर्च करोगे इसको, ओके, अटेम्प्ट टू, ये वाला कुछ मतलब एक दो आप ट्राई करोगे कि कोई एग्जांपल दे रखा है क्या किसी ने।
ओके, अभी इसने क्या सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे कि अगर आप कहीं पे डायरेक्टली चेक कर रहे हो और उस पे नल एक्सेप्शन आ रहा है, तो पहले आप ये चेक करो कि उसमें नल है या नहीं है। ओके, और फिर उसके बाद उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करो। ओके, अगर हमने उसका अगर सॉल्यूशन यूज करना है हमें, तो मैं चेक करूंगा इफ ए इज इक्वल टू नल। ओके, ये नहीं चल रहा डॉट। ओके, ये सॉल्यूशन तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और कोई सॉल्यूशन देखते हैं। कभी कभी आपको इजीली मिल जाता है सॉल्यूशन, कभी कभी इजीली नहीं मिलता है। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो कैसे है और आपका यहाँ पे एरर आपको कितना अच्छे से यहाँ पे जावा ने दे रखा है, तो उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करने को ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे क्या था, स्ट्रिंग। तो एक्सेप्शन में ऐसे ही होता है कि आप जब प्रोग्रामिंग में रन करते हो, प्रोग्राम को ही रन करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्सेप्शन आ रहे हैं, और फिर उनको अगर आपको पता है कि ऐसे टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, तो आपको नेक्स्ट टाइम इजीली हैंडल कर सकते हो और आपको उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है वो पता चलता है। ओके, तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं। आप नॉर्मली जब प्रोग्राम वन बाय वन रन करोगे तब आपको एक एक आता जाएगा, तो आप उसको सर्च करना, फिर आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्यों आता है। ओके, ऐसे। ठीक है, आप फिर ट्राई कैच वाला ये सिनेरियो ट्राई करना, और इसमें फिर आप मल्टीपल कैच लिख सकते हो। जितने भी हमारे पास एक्सेप्शन हमने देखे, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, आपको अगर पता है कि वही एक्सेप्शन आता है तो आप वो लिख सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे हम अलग अलग क्यों देते हैं ये कैच ब्लॉक, क्योंकि अगर एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आता है तब हमें कुछ अलग कोड लिखना है, क्या अलग कुछ हमने हमें यहाँ पे हैंडलिंग करनी है क्या उसकी, अगर करनी है तो फिर वो कोड यहाँ पे लिखेंगे। अरिथमेटिक का एक्सेप्शन आता है तो हमें पता है कि यहाँ पे अरिथमेटिक का एक्सेप्शन आएगा, तो हम कुछ और कोड लिख सकते हैं, जैसे ए इक्वल टू हम 10/1 कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा प्रोग्रामिंग में सॉल्यूशन रहेगा वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, अगर हमारा अरिथमेटिक एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स आ रहा है तो हम यहाँ पे फिर उसको कुछ वैल्यू प्रोवाइड, कुछ चेंज करके वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ओके, ऐसे सॉल्यूशन हम हर एक केस में दे सकते हैं, और फाइनली जो ब्लॉक होता है वो सबसे लास्ट एग्जीक्यूट होता है। फिर वहाँ पे भी हम यूजर को इनपुट दे सकते हैं कि ड्यू टू सम ये एक्सेप्शन आपको अगर कुछ आया होगा तो आप प्रोग्राम रीरन करो या ना करो। ओके, ऐसे आप इनपुट दे सकते हो यूजर को। तो ये ओवरऑल ट्राई कैच का है, आप वापस इसको ट्राई मतलब चेक करना रन करके, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेप्शन। और नॉर्मली भी आप कुछ भी गलती करते हो प्रोग्राम में, अगर आपको ऐसे कुछ एक्सेप्शन आता है तो ये वाला पढ़ सकते हो आप कि जावा डॉट लाइन के बाद कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, फिर कौन से लाइन पे एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, तो उस लाइन से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कुछ
लाइन नंबर 11 पे कुछ इशू है, ऐसे। मतलब यहाँ पे देखो प्रोग्रामिंग में कहीं पे भी आपको एरर नहीं दिख रहा है, ओके। यहाँ पे आपका फाइल सही है, बट आपका रन हो रहा है तब आपका एरर आ रहा है। तो फिर उससे आपको पता चल जाता है कि आपका इस लाइन पे एक्सेप्शन है और आपको वो ये करना है। अभी देखो ऐसे मैंने रन किया तो मेरा पूरा का पूरा एक्सेप्शन प्रिंट नहीं हुआ, ओके। बट हमने एक देखा था प्रिंट ट्रैक ट्रेस, ओके। तो इससे क्या होता है, आपका पूरा का पूरा एरर प्रिंट हो जाता है। अभी ये यहाँ से एरर आ रहा है, कैच में लिख दो। तो यहाँ पे ई मतलब जो भी हम एक्सेप्शन के आगे जो वेरिएबल नेम लिखते हैं वो होता है, ओके। अभी देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये वो रेड में जो जो भी एरर था वो पूरा का पूरा एरर उसने यहाँ पे दे दिया और हमारा कोड भी उसके बाद चल गया, ओके। ये पूरा एरर अगर प्रिंट होता है तो उससे फायदा क्या होता है, हमें पता चलता है कि एरर कहाँ पे आ रहा है, ओके। क्लास नॉट फाउंड एरर इस यहाँ पे आ रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो फाइल है ट्राई कैच लाइन नंबर 15 पे आ रहा है, और ये उसके बाद की एरर की जावा की होती है, ये इंटरनल टू जावा है, ओके। और ये हमारा कोड है। आपको यहाँ से समझ आता है कि जावा डॉट बेस लिखा है ना, ऐसे हमारा फाइल नेम आता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये हमारे फाइल के रिलेटेड है। तो लाइन नंबर 15 पे हमारा इशू है, तो लाइन नंबर 15 पे अगर आप जाते हो, ओके, इस लाइन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, ऐसे। ठीक है, आप ये ट्राई करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला एक पार्ट देखते हैं। ओके, एक्चुअली ये जो पार्ट हमें नेक्स्ट लेना है, एरे लिस्ट वगैरह जो भी है, वो एक जावा कलेक्शन करके एक होता है जावा में, ओके। तो ये सिमिलर टू हम जैसे करते हैं ना कि एक इंटीजर था तो उसको हमने इंटीजर एरे कर दिया, ओके। फिर हम बहुत सारे एलिमेंट एक साथ ही उसमें स्टोर कर सकते हैं, ओके। पहले इंटीजर था, फिर इंटीजर का एरे कर दिया, और ये एरे जो था हमारा, ये एरे हमारा भी सिंगल एरे है, ओके, एक ही लाइन का है। बट हम यहाँ पे उसको डबल एरे भी कर सकते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स टाइप भी कर सकते हैं। अगर डबल करना है तो आपको और एक वैल्यू यहाँ पे आप ऐसे दे सकते हो उसकी वैल्यू, ओके। यहाँ पे कुछ डिफाइन करने में एरर हो रही है, एक बार देखते हैं कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। मल्टी डायमेंशन एरे बोलते हैं फिर उसको, ओके। ऐसे ऐसे इनिशियलाइज हम कर सकते हैं उसको। जैसे अगर दो एरे हैं तो इंटीजर दो, तीन चाहिए तो तीन। आपने मतलब कहीं पे मैट्रिक्स वगैरह सीखा होगा, राइट? तो ये क्या होता है, उसी का नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो पहले जो हमारा एरे था, सपोज ए था, इंटीजर हम ऐसे लिखते थे, ये ये सिंगल डायमेंशन एरे हो गया आपका, ओके।
बट जब आप इंटीजर उसको 2 टाइम्स कर देते हो, ओके, यहाँ पे क्या होता है, आपको इसको इनिशियलाइज करना होता है, ऐसे कि कितनी कितनी वैल्यूज आपको उसमें चाहिए। ओके, एरे इंटीजर न्यू, और यहाँ पे रो और कॉलम में सपोज मुझे 3 बाय 3 का चाहिए, तो इसको कैसे स्टोर होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे 3 मतलब स्टार्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, ओके, फिर उसके बाद सेकेंड रो में कुछ एलिमेंट्स हैं इसके, और एक मतलब ऐसे 2 ही लाइन है सपोज यहाँ पे, तो ये क्या होता है, 2 बाय 2 का एरे हो गया। तो ये जो फर्स्ट था, हम फर्स्ट को कैसे डिनोट करते थे, ए ऑफ 0, ओके, ए ऑफ 0 था हमारा, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ओके, ऐसे हम इनको डिनोट करते थे। तो सेम वे नीचे वाले भी वैसे होते हैं, बट अभी इसमें क्या होता है, एक नया और एक एलिमेंट ऐड हो जाता है। उसमें क्या है, ये हमारा 0th रो है, ओके, और ये हमारा फर्स्ट रो है। जैसे हमने यहाँ पे इसको बोला था कि ये 0th एलिमेंट होता है, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, फिर ये सेकंड एलिमेंट होता है, ओके। तो वैसे ही ये 0 रो, ये फर्स्ट रो, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, सबके आगे 0 लगा देते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या होगा, सबसे आगे हमें 1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। अगर आपने कॉलेज में मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा। मतलब अगर हम 2 डायमेंशनल एरे ऐड करते हैं, तो इसको हम 2 रो देते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट को 0 बोलेंगे, इसको 1 बोलेंगे, ओके। फिर हर एक एलिमेंट ऐसे एक्सेस होता है, 0 0 एलिमेंट ये होगा, 0 1 ये, 0 2 ये, ओके। तो आप मल्टी डायमेंशनल एरे जितना भी चाहिए आपको, जितना प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हो, उतना आप, ज्यादा करके फर्स्ट और सेकंड 2 डायमेंशनल एरे यूज होता है, ओके। तो इसका एग्जांपल ये, मुझे लगता है मैंने इसको सही से इनिशियलाइज तो किया था, बट सिंटैक्स एरर टोकन एक्सपेक्टेड दिस, ओके। इस जैसे हम इसको डायरेक्टली ये करते थे, वैसे 2 डायमेंशन एरे को हम डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ओके। जैसे इसको मैं सिंगल ही रख देता हूँ। एक एग्जांपल देख लेते हैं 2 डायमेंशनल का, ओके। यहाँ पे मैंने इंटीजर ए ले लिया, इक्वल टू डायमेंशनल एरे न्यू इंटीजर, और मैंने यहाँ 3 बाय 3 बोलता हूँ मैं, थ्री थ्री, ओके, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स हैं, सेकेंड रो में 3 एलिमेंट्स हैं, ओके, ऐसे। अगर मुझे यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना है, ये 0, ओके। जहाँ हमने यहाँ पे जितने वैल्यूज लिए थे, जैसे ओके, हर एक लिया था, हर एक को हम 1 बाय 1 करके आपको इनिशियलाइज करना होता है, ये तो हमने कर
आपके जितने भी एलिमेंट्स थे, सब एलिमेंट आप आपको जैसे चाहिए वैसे उसमें वैल्यू डाल सकते हो। 2 3 ऐसे आप आपके एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो कि आपके फर्स्ट डायमेंशन हर एक इसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं ओनली ए प्रिंट करता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। ये ए का एड्रेस प्रिंट हो जाता है नॉर्मल, अगर मैं ए प्रिंट करता हूँ तो ए डॉट टू स्ट्रिंग, ये डॉट टू स्ट्रिंग एक मेथड है, वो क्या करता है, चाहे वो भी इसको एरे ही प्रिंट कर रहा है, एड्रेस ही प्रिंट कर रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे एक एक एलिमेंट खुद से प्रिंट करना पड़े, जैसे अगर मैं 0 1 1 और 0 प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ कि ये 4 प्रिंट हो गया। अभी 0 और 1 में क्या है देखो, सॉरी 1 और 0 में 4 है अपना। ओके, ऐसे ये प्रिंट होता है, मतलब हमने क्या कर दिया, एरे वैसे स्ट्रक्चर में इसको सेव कर दिया। अभी आपको फेच करने के लिए आपको वैसे लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं इसका सिंपली क्या होता है, इसमें फॉर लूप इजीली यूज होता है। ओके, लेस देन मल्टी डायमेंशनल के लिए सबसे बेस्ट होता है फॉर लूप यूज करना, तो फिर वो हेल्प करता है हमें इटरेट करने के लिए। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आई की मेरी वैल्यू 0 से 3 तक आएगी, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आई कर देता हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा, सेकेंड जो हमारी रो थी, फर्स्ट रो, ये नीचे के 3 एलिमेंट्स, वो सब वहां पे वो प्रिंट करेगा। ओके, 4 5 6, अगर मुझे फर्स्ट की करनी थी तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। ओके, ये क्या हो गया, 1 2 3 प्रिंट हो गया। ये समझ में आया क्या अभी आपको, 2 डायमेंशनल एरे कैसे लिखते हैं और उनको ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, कुछ मतलब विजुअली आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर, उसको रॉ कॉलम में सेट हाँ हाँ, करेंगे। रो कॉलम में आ जाता है। तो अभी मैंने क्या किया, 1 बाय 1 3 एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, और मैं अभी क्या करता हूँ, एक फॉर यहाँ पे कंसेप्ट होता है, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लिखा है। ओके, अभी ये कैसे चलता है देखो, लेस देन 3 सेम कंडीशन में लिखता हूँ जे प्लस प्लस, लिखता हूँ क्योंकि हमारा 2 डायमेंशनल एरे है। 0 1, मैं इसको भी ओपन करता हूँ। ओके, अभी मैं इस जे को कहीं पे यूज नहीं किया, ये जे जो है यहाँ पे अपना जो पहले कंडीशन था 0 और आई वही रखता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बस 2 बार आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर लूप अपना 2 टाइम्स घूम रहा है गोल, ये हो रहा है सर्कल हो रहा है। जैसे जे इक्वल टू 0, एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, जे इक्वल टू जे प्लस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो गया, जे 1 हो जाएगा, तो ये वापस से एक बार ये चलेगा। फिर थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, जे 2 हो जाएगा, बट ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए ये बीच वाला जो फॉर लूप है वो 2 बार ही चलेगा। ओके, अभी क्या किया मैंने, नॉर्मल किया था, फिर अभी क्या मैंने जे यूज कर रहा हूँ, मैं जे मैंने क्या किया यहाँ पे डाल दिया। ओके, एक बार देख लो, यहाँ पे मैं जे प्रिंट कर लेता हूँ। ओके, जे
जे की वैल्यू देखो क्या आती है। जे पहले 0 था, फिर 1 था। ओके, तो अभी मुझे क्या, पहले मुझे 0 चाहिए स्टार्ट में, फिर 1 चाहिए 3 बार, तो इसलिए मैं यहाँ पे जे डाल देता हूँ। ओके, अभी देखो मेरी पूरी की पूरी जो था एरे वो प्रिंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे जे डाला है। जे कैसे होगा, स्टार्ट के 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स जो बीच वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, तब जे 0 रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम जे 1 हो जाएगा कि मेरा यहाँ पे 1 आएगा। ओके, और आई जो था मेरा, यहाँ पे मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो पहले 0 1 2 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये 4 आएगा तो वापस से 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2। मतलब ऐसे अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे प्रिंट करना है, अगर उस पर कुछ काम करना है, तो आपको ये फॉर लूप, ऐसे वाला फॉर लूप, इंटरनल फॉर लूप यूज करना पड़ता है, फॉर में फॉर। ओके, तो इसका कैसे होता है, बाहर का फॉर लूप जितने टाइम यहाँ पे कंडीशन है, ओके, उतने टाइम फॉर लूप, इंटरनल फॉर लूप उतने टाइम ये सर्कुलेट होगा। ओके, ये वाला एक बार आप ट्राई करना घर पे से रन करके। और यहाँ पे मैं हेलो अगर, सर। यस, सर जैसे सर जे 1 2 3 लिखो ना सर, उसी के बगल में 1 2 3 1 2 3 सर, ऐसे कैसे आएगा सर? सी में किया था सर, उसमें पता नहीं कैसे होगा। देखो जे जे 0 है, एवरी टाइम 0 है, ये जब एग्जीक्यूट होगा जे 0 है, फिर यहाँ पे 1 है। और मैं अगर यहाँ पे आई डालता हूँ, सॉरी, इस फॉर लूप के अंदर आई की वैल्यू देखो क्या जाती है। मैं इसको रन करता हूँ। आपको ये भी थोड़ा समझने में इशू आ रहा है ना, एक रुको, 1 मिनट में इसको दोनों को कमेंट कर देता हूँ। अभी ये जो वैल्यू है आपकी, ये मैं ऐसे कैसे प्रिंट करता हूँ। ओके, अब इसके प्रिंट करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ए प्रिंट किया मैंने, फिर ए के बाद मुझे जे प्रिंट करना है। ओके, तो जे की वैल्यू मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख दी। उसके बाद मैंने क्या किया, ये पूरा एरे था आई तक, मुझे आई प्रिंट करना है सेपरेटली, तो मैंने आई के बाद प्लस प्लस डाल दिया। ओके, अब देखो ये मैंने जैसे ऊपर का दिख रहा था वैसे ही प्रिंट किया है। यहाँ पे आई ए प्रिंट होगा इतना, उसके बाद जे आएगा, जे में जो वैल्यू थी, जे में 0 था। ओके, फिर ये कर ब्रैकेट्स, फिर आई की वैल्यू थी। तो मैंने क्या किया, जैसे ऊपर का दिख रहा था वैसे प्रिंट करने का ट्राई किया, और सेम वही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, आई ऑफ जे एंड 1। तो उसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी वैल्यू आपकी आ रही है। ओके, तो होता क्या है, सबसे पहले ये फॉर लूप की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये कैसे वर्क होता है। आपको अगर एक बार समझ में आ जाता है ना, तो नेक्स्ट टाइम से इजी जाता है। Okay, ये आपका फॉर लूप है। ओके, सबसे स्टार्ट में क्या होता है, जे इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे 0 हो गया, फिर आपका कर्सर आ गया इस फॉर लूप में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, और वो जाएगा इसमें, और यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, आई जे की वैल्यू 0, आई की वैल्यू भी 0। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये जे वही रहेगा, बट ये फॉर लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। ओके, आई इक्वल टू 0 ही हुआ था, आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई की वैल्यू ही इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके, और आपकी जे की वैल्यू थी जैसे के वैसे 0, जे इक्वल टू 0 ही था आपका।
तो यहाँ पे क्या बन गया आपका 0 और 1। सेम वे क्या होता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये फॉर लूप ही चल रहा है अब तक, ओके। ये फर्स्ट टाइम 0 था, ये एक बार चल गया, फिर 2 हो गया आई प्लस प्लस, फिर चल गया, फिर ये क्या हो जाएगा 3 अगर होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर वो इस वाले फॉर लूप के बाहर आ जाता है, इस वाले फॉर लूप के बाहर आ गया। बट यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला फॉर लूप बचा हुआ है, तो ऊपर वाले फॉर लूप ने क्या किया, जे प्लस प्लस कर दिया, ये हमारा प्लस प्लस हो गया, तो जे इक्वल टू 1, ओके। और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। फिर क्या हो गया, वापस इस फॉर लूप में आ गए हम। इसमें क्या था इनिशियली आई इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या कर देगा, आई इक्वल टू अगेन 0 कर देगा, ओके। और फिर वापस से ये एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है हमारा जे इक्वल टू क्या आएगा अभी 1, और आई इक्वल टू आएगा 0। आगे फिर आपको ये, फिर ये सेम वे अंदर वाला फॉर लूप वापस से चलेगा, इसको 1 कर देगा, ये 1 हो जाएगा, 2 था। वापस से अंदर वाला फॉर लूप चलेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर अंदर वाला फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा जब आई इक्वल टू 3 होता है, ओके। आई इक्वल टू जब 3 हो जाएगा तब अंदर वाला फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, ओके, और ये बाहर आ जाता है। वापस से आई इक्वल टू 3 हो गया, अंदर वाला फॉर लूप ब्रेक हो गया, फिर ये बाहर आ गया। बाहर जब आया तब आपका जे इक्वल टू 2 हो गया, ओके। जे इक्वल टू 2 हो गया, फिर ये कंडीशन आपकी वापस से ब्रेक हो गई, जे लेस देन 2 चाहिए, तो फिर ये फिर इस वाले भी इस वाले के बाहर आ जाएगा, फिर ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अभी समझा कि ये फॉर लूप मतलब दो फॉर लूप एक के अंदर एक होते हैं तो कैसे वर्क होता है। हाँ सर। यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ऐसे सिनेरियो प्रोग्रामिंग में बहुत टाइम आते हैं कि जब आप में हमें दो फॉर लूप यूज करना होता है, ओके, क्योंकि इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसका और एक इम्पोर्टेंस मैं आपको बताता हूँ, ओके। यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, एक इंटीजर का मैंने एरे लिया बी इक्वल टू, और मैं उसमें ना कुछ नंबर्स डालता हूँ, ये नंबर्स। अभी मैं क्या करता हूँ, ये फॉर लूप एक ही फॉर लूप लिया मैंने यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक ही है फॉर लूप, और ये है बी, ओके। और लेस देन क्या है, मैं डायनेमिक करता हूँ इसको, बी डॉट लेंथ कर लेता हूँ, ओके। मतलब मुझे इसको मतलब काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी मैं कर सकता था। हमारा क्या है, वो लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर इसका रो का लेंथ कितना है, इसका कितना है, वो बाद में देखते हैं। अभी आपका ये प्रिंट हो गया, उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा रो ये प्रिंट हो गया, राइट। यहाँ से 2 4 ये सब कुछ, ओके। बट अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ नंबर्स डालता हूँ जो ये है, मतलब इसमें कुछ ऐसे हो गया कि ओके, कुछ बड़े नंबर है, कुछ छोटे नंबर है, कुछ बड़े छोटे हैं, ओके। इसको मैं कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, अभी आपके नंबर कैसे हैं, बड़े छोटे ऐसे कुछ रैंडम नंबर में। और फिर आपको प्रोग्राम क्या आता है कि इनको सॉर्ट करो, सॉर्ट करो मीन्स इनको मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ओके। तो आपको वो प्रोग्राम कैसे करना पड़ेगा कि आपको एक एक डिजिट इधर उधर हिलाना पड़ेगा, राइट उसका। तो उसके लिए ये टू फॉर लूप
यूज होते हैं। हमें क्या करना पड़ता है, ये थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखो, अगर हमें इनको एक साथ लगाना है, ओके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये इनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको खुद को लगाना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे और दो को पहले लेके आ जाओगे, ओके। फिर उसके बाद आगे कंपेयर करते जाओगे और फिर आप देखोगे कि नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें पूरे में सर्च करते हैं कि सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा है 2 है, ओके, हमने 2 ले लिया। फिर उसके बाद देखें कि 2 से बड़ा कौन सा है और बाकी से सबसे छोटा होना चाहिए। फिर हमें पता चला कि 4 है, ओके। फिर हम इसमें चेक करेंगे कि 4 से बड़ा बट बाकी सबसे छोटा कौन सा है। फिर यहाँ पे पता चला 6 है, ओके। फिर ऐसे करके 8, फिर 9 और जो भी नंबर होंगे फिर हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, राइट। अगर हमें मैन्युअली करना है खुद से तो हम एक एक नंबर चेक करेंगे कि हाँ 7, 9, 10, 9 है तो 9 से बड़ा कौन सा दिख रहा है, 12 है ना। तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। तो यही हमें प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करना है, ओके। तो हमने किया क्या, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने फुल एरे स्कैन किया सबसे छोटा के लिए, टू सर्च मिनट, ओके। सबसे छोटा सर्च करने के लिए हमने फुल सर्च किया, ओके। तो तब हमें 2 मिला, ओके। फिर सेकेंड टाइम हमने क्या किया, ग्रेटर देन, एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, ठीक है। सेकंड, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर। हाँ हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड। ओके, ग्रेटर देन जो भी हमारा एलिमेंट मिला है हमें 2,
उससे ग्रेटर देन 2 चाहिए एंड स्मॉल ऑफ ऑल अदर एलिमेंट। ओके, ऐसे सर्च करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम हमें क्या मिलेगा, 2 था हमारे पास, फिर हमको नेक्स्ट टाइम 4 मिला। तो फिर उसके बाद वापस से सर्च करेंगे, ग्रेटर देन 4 चाहिए और स्मॉल ऑफ और अदर एलिमेंट्स, ऐसे करके करेंगे। तो ये लॉजिक हमें जावा में इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो उसके लिए क्या था हमारे पास, एक एक फुल स्कैन चाहिए हमेशा। ओके, फुल, यहाँ पे भी क्या होगा, फुल स्कैन होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो एलिमेंट था वो हम फुल स्कैन के लिए यूज करते हैं। जैसे स्टार्ट से j इक्वल टू 0 टू j इज लेस देन, पूरा जो लाइन था यहाँ 0 से लेके यहाँ तक। ओके, फिर ये हमेशा क्या करेगा, स्टार्ट से स्टार्ट करेगा और एंड तक खत्म करेगा। फिर उसके बाद नीचे वाला फॉर लूप हम क्यों यूज करेंगे, ये चेक करेगा कि जो भी एलिमेंट है वो बाकी से एलिमेंट से छोटा है या नहीं है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, जैसे क्या करने का, पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं हम, इक्वल टू 0 असाइन करते हैं, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट हम 0 कंसिडर करते हैं। ओके, कि 0 से बड़ा कोई नहीं, छोटा कोई नहीं होगा, क्योंकि एज एज वी कंसिडर कि पॉजिटिव नंबर है। ओके, फिर ये फॉर लूप लास्ट तक चलेगा। क्या फिर सर? हेलो, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ मैं बोल रहा था कि फर्स्ट टाइम हम एक फॉर लूप चलाते हैं, वो एवरी टाइम जितने भी टाइम हमारा लेंथ है उतने टाइम वो चलता रहेगा। फिर उसके बाद हम बीच वाला फॉर लूप एक यूज करते हैं, वो नॉर्मली क्या करेगा, कंपेयर करेगा। कंपेयर ये करेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एलिमेंट ले लेते हैं टेम्परेरी, कि वो 0 रहेगा। 0 मतलब हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि 0 हमारा सबसे छोटा वाला एलिमेंट है, मतलब हमारे पास जो लिस्ट है वो सब पॉजिटिव नंबर्स की है। ओके, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ temp is less than, यहाँ पे हम temp, यहाँ पे थोड़ा लॉजिकल कंफ्यूजन।
temp is less than this one। इसको एक बार temp print करके देखते हैं। तो इस ये वाला जो कोड है बीच वाला, तो इससे क्या होता है, ये पहले कंपेयर करेगा वन बाय वन सब लिस्ट के साथ। पहले 0 था रखे, ओके, तो अभी 34 आ गया। 0 0 लेस देन 34। ओके, अभी ये क्या है, अभी ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। अभी हमारे टेम्प में क्या जाएगा, हमने टेम्प में 34 असाइन कर दिए। ओके, टेम्प इक्वल टू 34। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 34 कंपेयर होगा सबके साथ। यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ। 34 कंपेयर होगा, और हम ये क्या करेगा, सबसे हाईएस्ट वाला जो नंबर था 74, ये सॉरी 73 हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे एक्चुअली क्या किया था, सबसे छोटा वाला नंबर लिया था। ओके, बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा उल्टा लॉजिक लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सबसे छोटा पता है हमें कि 0 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है वो पता नहीं है। इसलिए उल्टा लॉजिक है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करेंगे 73, उसके बाद 73 से छोटा वाला जो भी रहेगा, लाइक 54 और 65। ओके, ऐसे एक एक करके नंबर हम बड़े से छोटे तक फाइंड करना ये करेंगे। ओके, ये वाला कोड से हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला एलिमेंट फाइंड किया। ओके, वो कैसे होता है, सबसे पहले टेम्प इक्वल टू 0 था। ओके, 0 कंपेयर हुआ फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ओके, 0 इज लेस देन 34। फिर ये 34, ये ट्रू हो गया कंडीशन, फिर टेम्प में हमने 34 डाल दिया, फिर 34 2 से कंपेयर होगा, फिर ये नेक्स्ट टाइम ऐसे कंपेयर होगा 34, क्योंकि टेम्प में 34 है, लेस देन 2। ओके, ये ये ट्रू नहीं है, राइट, तो ये इफ में नहीं जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या कंपेयर होगा, 34 लेस देन 35, ये कंपेयर होगा, तो ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा, तो ये इसमें चला जाएगा। अगर इसमें जाता है, ओके, तो टेम्प में वापस जब भी ट्रू होता है तब, ओके, टेम्प इक्वल टू 35। ऐसे करके एक एक करके सब एलिमेंट चेक करेगा ये, 4 लेस देन 35। ओके, ऐसे फिर ऐसे करके लास्ट में उसमें उसके पास कौन सा एलिमेंट रहेगा, 73। 35 लेस देन 73, ये ट्रू हो गया, यहाँ पे आ जाएगा टेम्प में 73। और उसके बाद उसके आगे जो भी है वो सब फॉल्स ही रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 73 सबसे बड़ा है। ओके, 73 लेस देन 41, ऐसे करके एक एक चेक होगा, और लास्ट में हमारे पास टेम्प में रहेगा 73। ओके, जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था, और यहाँ पे सबसे लास्ट में वो प्रिंट हो गया। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मुझे मिला 73। ओके, ओके, अभी हम क्या करेंगे, 73 से हमें छोटा एलिमेंट फाइंड करना है, उससे छोटा वाला।
एक्चुअली हमने क्या किया था, जो भी एलिमेंट होता है उसको हम सबसे फर्स्ट में और सबसे लास्ट में ला के रख देते हैं, राइट। यहाँ पे जो लिस्ट था ये फर्स्ट टाइम ऐसा था, फिर नेक्स्ट टाइम ये लिस्ट क्या हो जाएगा, 73 को हमने सबसे फर्स्ट में ला के रख दिया। ओके, स्मॉल नहीं, हाईएस्ट एलिमेंट। फुल एरे स्कैन टू सर्च फॉर हाईएस्ट एलिमेंट। ओके, एंड वो हाईएस्ट एलिमेंट हम क्या करते हैं, एक फर्स्ट वाले पोजीशन पे और क्या करते हैं इसको, मतलब दो ऑप्शन है, एक तो फर्स्ट वाले पोजीशन पे लाके रखते हैं, एक तो लास्ट वाले पोजीशन पे रख के रखते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट टाइम हम जब ये वाली स्क्रीन स्कैन करेंगे, यहाँ पे हमारा 73 रहेगा, और जो भी हाईएस्ट रहेगा, सपोज यहाँ पे 65 हाईएस्ट है, इसको यहाँ से कट कर देंगे और 75 के पहले लाके रख देंगे। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम होगा तो 54 ही हाईएस्ट है, इसलिए 54 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा इसमें हाईएस्ट है 44, 44 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से उसको निकाल देंगे। ओके, ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट तक लेके आएंगे, और सब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का जो ये था इन जो सॉर्ट करना था एलिमेंट, वैसे सॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो सेम वे अभी हमने क्या किया, जस्ट 73 जो था हमने वो फाइंड किया है, यहाँ पे 73 हमें मिला है, बट उसको क्या करना होता है, लास्ट तक लेके जाना होता है यहाँ तक। ओके, उसके पोजीशन तक, क्योंकि वो हाईएस्ट है तो हाईएस्ट सबसे लास्ट में रहेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें यहाँ पे एक फॉर लूप भी लगाना होता है, सॉरी स्वैप कोड लगाना होता है। ओके, ओके, तो उसके लिए हम और एक अप्रोच यूज करते हैं। जैसे हमने क्या किया था, टेम्प इक्वल टू 0 लिया था स्टार्ट में, राइट, कि सबसे छोटा हमारे पास एलिमेंट कौन सा होना चाहिए। ओके, बट अगर हमारे पास ऐसे कुछ प्रोविजन नहीं है, हमें पता नहीं कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा रहेगा। ओके, हम क्या करते हैं, सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है उसी को सबसे छोटा एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ओके, जो भी सबसे फर्स्ट आएगा उसको सबसे छोटा एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। जैसे बी ऑफ आई कंपेयर हुआ बी ऑफ आई प्लस 1 से, मतलब 34 हमारा कंपेयर हुआ 2 से। ओके, अभी हमने क्या किया यहाँ पे, 34 2। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट टू एलिमेंट को कंपेयर किया कि 34 बड़ा है या 2 बड़ा है। तो अगर हमें मिलता है कि ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ओके, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये टेम्प में नहीं रखते हैं, इसको क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको, एक हमें टेम्प लेना पड़ता है इंटीजर। हमने स्वैपिंग वाला कोड देखा था, देखो एकदम स्टार्ट में, वही हमें यूज करना है यहाँ पे। फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ डाल देते हैं,
ओके, अभी का लॉजिक कैसे देखो, अभी क्या होता है सबसे पहले ये दो एलिमेंट कंपेयर होते हैं। ओके, इसमें से बड़ा कौन सा है 34, तो 34 2 के बाद आ जाता है। ओके, ये 35 कंसिडर करो, 35 इन दोनों का कंपेयर होगा तो 35 ऑलरेडी इधर है, तो उसके बाद 35 एंड 4 कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा 55 4 के बाद आ जाएगा। फिर ये दो कंपेयर होंगे, यहाँ पे 65 बड़ा है तो 65 से रहेगा। फिर उसके बाद 65 एंड 6 कंपेयर होगा तो क्या हो जाएगा 65 6 के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आ जाएगा। फिर ये दो कंपेयर होंगे और ये इधर आ जाएगा। ओके, ऐसे कंपेयर करते हैं, इन दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, फिर 65 बड़ा है तो ये 64 के इस साइड आ जाएगा। ओके, ऐसे कर ऐसे पूरा पूरा एलिमेंट के लिए हमें एक एक बार करना है। ओके, फिर 8 के भी इधर आ जाएगा, 9 भी उससे छोटा है तो 9 के भी इधर आ जाएगा, 12 के भी इधर आ जाएगा और 54 तक आ गया। ओके, फिर उसके बाद ये दोनों कंपेयर होंगे, फिर 73 बड़ा है तो 73 इधर आ गया। ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक एक को स्वैप करते हुए सबसे बड़ा जो एलिमेंट है उसको सबसे लास्ट में लेके आएंगे। तो ये जो क्या करता है एक एक कंपेयर करके सबसे लास्ट में लेके आता है। ओके, अगर हम ये फॉर लूप होने के बाद अगर ये प्रिंट करते हैं यहाँ पे फॉर लूप, ओके, माइनस प्रिंट एलियन लगाने से क्या होगा, ओके, अभी अभी एक एक इटरेशन आपको अगर दिख रहा होगा तो फर्स्ट में क्या होता है 74। ओके, ये मैंने क्या किया है लेस देन किया है ना, तो यहाँ पे अगर एक्चुअली उल्टा हो गया मेरे से। सबसे पहले उसने क्या किया, जो 2 था सबसे छोटा वाला उसने एक एट द एंड ला के रख दिया, फिर उसके बाद जो 4 था 4 को यहाँ पे ला के रख दिया, फिर 6, फिर 8 9, फिर 12, फिर 32, 35 था 41 44, ऐसे करके जो लास्ट में जो एरे बनता है हमारा वो सॉर्टेड बनता है। ओके, अभी एक काम करते हैं, आप क्या करना है एक बार इसको ट्राई करो। ओके, ये मैं प्रोग्राम दे देता हूँ आपको। हेलो सर। हाँ यस, सर जो अपने को सर लास्ट वाला ही सर एक बार में ही निकालना हो तो ओनली ये निकलना है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली समझा नहीं मैं, अगर मैं इसको लास्ट में जो आया ना सर, जो अपना वैल्यू निकालना था ना 73 हाँ 65 54 करके एक लाइन एक जो बार आया में है। ही, हाँ एक बार में ही आया है। जैसे मैंने ये इतनी बार क्यों प्रिंट हुआ है
क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको अंदर वाले फॉर लूप में उसको प्रिंट किया है यहाँ पे। ओके, इसीलिए आया है मैं सर। हाँ, एक बार मैं दिखाता हूँ। मैं अभी वो वाला लॉजिक दिखाता हूँ कि जो हमने डिस्कस किया था। ओके, ये फॉर लूप जो है ना, ये मैंने एक्चुअली यूज किया था ये हमारा ऊपर वाला फॉर लूप है, यहाँ पे खत्म हो गया है। ओके, और ये बीच वाला फॉर लूप था और मैंने यहाँ इसके इन दोनों के अंदर प्रिंट किया था, इसलिए इतनी बार आया। ओके, अगर मैं सेम को अगर यहाँ पे डाल देता हूँ, मुझे इसकी भी जरूरत है। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो एक बार ही आएगा। यहाँ पे क्यों आया था, क्योंकि मैंने उतने टाइम यहाँ पे डाला था। वो हर एक मतलब ये अंदर वाला फॉर लूप इस वाले एरे को क्या कितना चेंज कर रहा है, वो वहां से पता चलता है आपको। अगर मैं वापस से यहाँ पे डालता हूँ, ओके, ये वाला क्यों डाला मैंने, क्योंकि लाइन बाय लाइन आना चाहिए, इसलिए डाला था कि जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। अभी अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो ये जब सब ऊपर के हैं जो इस फॉर के अंदर प्रिंट हुए हैं। ओके, तो ये फॉर लूप कितने कितने देर तक चलेगा, जब तक माइनस लेंथ -1 नहीं होगा तब तक। ओके, अभी इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी है, उतने तक ये चलेगा। और हर एक इटरेशन में हमारा क्या हो रहा है कि 2 एट द एंड जा रहा है। ओके, अगर मैं इसको मैंने वापस से उल्टा किया था, बी ओके, हाँ, मैं वही बोल रहा था क्यों नहीं हुआ। ओके, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि असेंडिंग प्रिंट होगा या डिसेंडिंग प्रिंट होगा। ओके, जैसे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से कंपेयर होगा, और ये जैसे ये फर्स्ट आई आई मतलब फर्स्ट एलिमेंट 34। ओके, 34 इज ग्रेटर देन 2, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी इसके अंदर आके स्वैप कर देता है, मतलब 2 को इस साइड लेके आ जाता है। ओके, और जो बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाता है। Okay, ऐसे करने से क्या हो गया, आपका 73 सबसे पहले लास्ट में चला गया। ओके, अगर मैं इसी को अगर उल्टा कर देता हूँ तो सबसे पहले छोटा एलिमेंट सबसे लास्ट में चला जाएगा। ओके, ये सबसे पहले 2 सबसे लास्ट में चला गया। तो असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है, आप इस वाले कंडीशन से चेक करते हो। ओके, आप अभी क्या करना, जैसे हमने ये जो फॉर लूप था, ये फॉर लूप के लिए मैंने कैसे लिखा था, हर एक कंडीशन जैसे j इक्वल टू 0 होगा, i इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। ओके, वैसे ही इस वाले कंडीशन के लिए भी ये जो बाहर वाला फॉर लूप है, हर एक कंडीशन में i इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा और ये क्या होगा, आप एक बार पेन और पेपर लेके आप एक एक चेक कर सकते हो कि इस वाले कंडीशन पे क्या होगा। हाँ, ये बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे उसने स्वैप किया, मतलब एक सेकेंड। ओके, ये जो नीचे वाला कोड है ये स्वैप का कोड है। स्वैप का कोड क्या करता है कि 34 को 2 के जगह लेके जाता है और 2 को 34 के जगह पे लेके जाता है। ये कब होता है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है। ओके, तो आप ये ट्राई करो एक बार, अगर नहीं होता तो हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसको। और इस वाले सॉर्ट को क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट बोलते हैं। बबल सॉर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि
एक बबल जैसे क्या करता है, एक सबसे छोटे एलिमेंट को और एक सबसे हाई एलिमेंट को ये एक बाजू में ढकेल देता है। ओके, सबसे पहले 2 को डाल देगा, फिर 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे। तो इसलिए इस वाले सॉर्टिंग मेथड को बबल सॉर्ट बोलते हैं। ठीक है।